बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में हम डीसी ऑपरेटिंग पॉइंट और क्यू पॉइंट की डिस्कशन जो है वो कर चुके हैं कि क्यू पॉइंट कितना इम्पोर्टेंट होता है किसी भी बीजेटी सर्किट के अंदर, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हमने ट्रांजिस्टर को एक अच्छा एम्पलीफायर बनाना है तो उसके लिए हमें ट्रांजिस्टर को एक्टिव रीजन में या लीनियर रीजन में बायस करना पड़ेगा। और एक्टिव रीजन में उसके अंदर से गुज़रने वाला जो कलेक्टर करंट है और कलेक्टर और अमीटर के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो एसेंशियली कांस्टेंट रहने चाहिए। अगर आईसी बढ़ेगा तो ट्रांजिस्टर सैचुरेशन की तरफ ड्रिफ्ट करेगा, और अगर आईसी कम होगा तो ट्रांजिस्टर कट ऑफ की तरफ ड्रिफ्ट करेगा। और इन दोनों सिचुएशंस में हमारी इनपुट पे जो एसी वोल्टेज हम देंगे वो आउटपुट पे एज़ इट इज़ रिप्रोड्यूस नहीं होगी, बल्कि उसके अंदर क्लिपिंग आएगी या तो पॉजिटिव साइकिल में या नेगेटिव साइकिल में। तो हमने उसी को अवॉइड करना है। तो उसके लिए हमने कुछ बाइसिंग टेक्निक्स पढ़नी है कि हम ट्रांजिस्टर को कितनी तरह से बाइस कर सकते हैं, और अगर बाइस करेंगे तो क्या उन बाइसिंग टेक्निक में जो सर्किट या कन्फिग्रेशन हम इस्तेमाल करेंगे क्या वो कन्फिग्रेशन हमारे क्यू पॉइंट को स्टेबल रख पाएगी या नहीं रख पाएगी। तो हम पहली जो बाइसिंग टेक्निक है जिसको वोल्टेज डिवाइडर बाइस कहा जाता है, इसको 4 रजिस्टर बाइस भी कहा जाता है क्योंकि इसमें टोटल 4 रजिस्टर जो है वो यूज़ हो रहे हैं। अब इसमें आप देखें रजिस्टर की तादाद बेशक 4 है, लेकिन यहाँ पर आपको 2 अलग अलग पावर सप्लाईज यानी बेस के लिए VBB अलग से और कलेक्टर के लिए VCC अलग से नहीं इस्तेमाल करनी पड़ रही। एक ही पावर सप्लाई है, उसी से आप आउटपुट वाली साइड को भी बाइस कर रहे हैं और उसी से आप ये इनपुट वाली साइड को भी बाइस कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ये सिंपल है, एक पावर सप्लाई की ज़रूरत पड़ेगी आपको। अब अगर इनपुट वाली साइड पे देखें, क्योंकि पहला जो काम है वो तो है बेस एमीटर को फॉरवर्ड बाइस करना, तो इनपुट वाली साइड पे देखें VCC के बाद R1 के नीचे अब 2 चीज़ें हैं। एक तो है R2 और R2 के ज़रिए ग्राउंड में जाने का रास्ता, दूसरा है बेस के अंदर से होता हुआ ग्राउंड में जाने का रास्ता। तो मैंने इसको इनपुट वाले सर्किट को ज़रा मॉडल कर लिया इस साइड पे कि हमने लिखा यहाँ पर VCC पावर सप्लाई, उसके बाद है R1 के नीचे है बेस टर्मिनल, और बेस और ग्राउंड के दरमियान 2 रास्ते हैं। एक है एक्सटर्नल रास्ता जिस पे रेजिस्टेंस आपको दिखाई दे रही है R2, और एक है इंटरनल रास्ता। तो इंटरनल रास्ते पे जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगी बेस की उसको R इन बेस कह दिया। अब अगर आप देखें, अगर हमें ये कहा जाए कि बेस और ग्राउंड के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करें, तो हम देख रहे हैं कि बेस और ग्राउंड के दरमियान एक्चुअली में 2 रेजिस्टेंसेस हैं और ये दोनों रेजिस्टेंसेस पैरेलल में लगी हुई हैं। इसका मतलब है हम इस सर्किट को, ये जो सर्किट है, इस सर्किट को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं वो ऐसे कि हम ये कहें कि यहाँ पर पहले R1 मौजूद है, उसके बाद ये बेस टर्मिनल, बेस और ग्राउंड के दरमियान एक्चुअली में 2 रजिस्टर थे, एक था R2 और एक था R इन बेस। तो आप ये कहें कि एक्चुअली में यहाँ पर R2 और R इन बेस का पैरेलल कॉम्बिनेशन जो है वो लगा हुआ है। तो अब आप देख रहे हैं ये एक सीरीज सर्किट है और सीरीज सर्किट में वोल्टेज डिवाइडर जो है वो थ्योरम इस्तेमाल होता है। आपको बेस और ग्राउंड के दरमियान टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, तो आप बेस और ग्राउंड के दरमियान देखें ये रेजिस्टेंस लगी हुई है R2 पैरेलल विद R इन बेस, डिवाइडेड बाय आपने दोनों रेजिस्टेंसेस को ऐड करना है R1 प्लस R2 पैरेलल विद R इन बेस इनटू टोटल वोल्टेज जो कि VCC है। अब सिचुएशन ये है कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि जो बेस की इनपुट रेजिस्टेंस है ये इतनी लार्ज होती है कि इसके अंदर करंट दाखिल ही नहीं होता या बहुत कम करंट इसके अंदर दाखिल होता है, यानी IB की वैल्यू नेग्लिजिबल होती है। तो जब इसके अंदर करंट दाखिल ही नहीं होगा तो ये बिल्कुल ऐसे ही बिहेव करेगा जैसे ओपन हो गया है। अब सर्किट में ऐसे लग रहा होगा जैसे सिर्फ R1 और R2 लगे हुए हैं। अब आपने अगर बेस वोल्टेज निकालना है तो R2 ओवर R1 प्लस R2 इंटू VCC होगा, लेकिन ये सिचुएशन उसी वक्त होगी जब बेस की जो रेजिस्टेंस है वो R2 के मुकाबले में बहुत लार्ज होगी, वेरी वेरी लार्ज। अब वेरी वेरी लार्ज का क्या मतलब हो सकता है, तो एक रूल ऑफ थंब आप जो है वो रख लें जहन में कि जब भी एक रेजिस्टेंस दूसरी रेजिस्टेंस से एटलीस्ट 10 टाइम्स जो है वो ग्रेटर होती है तो उस वक़्त जो बड़ी रेजिस्टेंस है उसमें से गुजरने वाला करंट नहायत ही स्मॉल होता है, इसलिए जो ओवरऑल रेजिस्टेंस होती है वो स्मॉलर रेजिस्टेंस के बराबर ट्रीट की जाती है। यानी जब भी बेस की रेजिस्टेंस
R2 के मुकाबले में एटलीस्ट 10 टाइम ग्रेटर या उससे ज़्यादा ग्रेटर होगी, तो R2 और R इन बेस का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है वो अप्रॉक्सीमेटली R2 के बराबर ही आएगा। तो आप इस फार्मूले में R2 ओवर R1 प्लस R2 इंटू VCC लिख सकते हैं। तो अगर ये वाली सिचुएशन हो तो इस तरह की वोल्टेज डिवाइडर को स्टिफ वोल्टेज डिवाइडर कहा जाता है, जहाँ पर बेस में से गुजरने वाला करंट जो है वो नेग्लिजिबल होगा, यानी IB जो है वो इस सिचुएशन में क्या होगा, बहुत ही स्मॉल होगा। अब बेस और ग्राउंड, आपने बेस से ग्राउंड की जानी पहुंचना है तो पहले आपको बेस एमीटर जंक्शन को अबूर करना पड़ेगा। इसका मतलब है बेस और ग्राउंड के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो दो हिस्सों में तकसीम हुआ है। एक है बेस एमीटर के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस, ये बेस एमीटर। फिर एमीटर और ग्राउंड के दरमियान जो पोटेंशियल है उसको आप VE कह दें। VE की वैल्यू निकालें, VB माइनस VB। इसका मतलब है सबसे पहला काम ये करेंगे आप, सबसे पहले तो आप ये चेक करेंगे क्या ये वाली कंडीशन पूरी हो रही है या नहीं हो रही। अगर ये कंडीशन पूरी हो जाए तो आप बेस का वोल्टेज इस तरह से मालूम करें। अगर ये कंडीशन पूरी ना हो तो बेस का वोल्टेज इस तरह से मालूम किया जा सकता है। जब आप बेस का वोल्टेज मालूम कर लेंगे तो नेक्स्ट स्टेप है आपने एमीटर का वोल्टेज मालूम करना है। और वो कैसे मालूम करेंगे, बेस के वोल्टेज में से बेस एमीटर वोल्टेज, जो कि 0.7 ही होगा अगर सिलिकॉन का ट्रांजिस्टर आप इस्तेमाल कर रहे हैं। अब एमीटर का वोल्टेज आपके पास आ गया, इसका मतलब है एमीटर और ग्राउंड के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है VE। एमीटर और ग्राउंड के दरमियान जो रेजिस्टेंस है वो है RE। तो अगर करंट मालूम करना है IE तो वो हो जाएगा VE ओवर RE। VE की वैल्यू आपने इससे पहले स्टेप में मालूम की है, VB माइनस VBE, वो आप यहाँ पर पुट कर दें डिवाइडेड बाय RE। अब जो IE की वैल्यू है वही IC की वैल्यू होगी, क्योंकि हमने कहा कि IB बहुत स्मॉल है। तो बहुत स्मॉल होने का मतलब है IB को आप निगलेक्ट कर सकते हैं। तो कलेक्टर करंट और एमीटर करंट अप्रॉक्सीमेटली सेम होंगे। VC कलेक्टर का वोल्टेज, इस पॉइंट का वोल्टेज। अब इस पॉइंट से ऊपर आपने टोटल वोल्टेज प्रोवाइड किया VCC, उसमें से RC ने कितना पोटेंशियल ड्रॉप किया, वो है IC RC। तो जितना वोल्टेज आपने दिया उसमें से आपने रजिस्टर यानी कलेक्टर रेजिस्टेंस में ड्रॉप होने वाला वोल्टेज जो है वो सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो बाकी आपके पास कलेक्टर टर्मिनल पे आने वाला वोल्टेज आ गया। नेक्स्ट है VCE, कलेक्टर और एमीटर के दरमियान, यानी इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस। तो वो किसके बराबर होगा, VC माइनस VE। VC की वैल्यू आपने अभी निकाली थी, VCC माइनस IC RC। और VE की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हैं, वो होगी IE RE, यानी VE जो है एक्चुअली में ओहम्स लॉ अप्लाई करने से आ जाएगी। तो आप यहाँ पर VC की जगह ये वाली वैल्यू पुट करें, VE की जगह ये वाली वैल्यू पुट करें। IC और IE बराबर होते हैं तो हमारे पास VCE की वैल्यू ये आ जाएगी। और इस सिचुएशन में आपने देखा VB निकालने के लिए आपको किस चीज़ की जरूरत पड़ी है, R इन बेस। अब बेस की इंटरनल रेजिस्टेंस किसके बराबर होगी, तो नहायत ही आसान तरीका है कि बेस के वोल्टेज को बेस के करंट से डिवाइड कर दें। अब आप जानते हैं कि जो बेस का करंट होगा वो किसके बराबर होगा। आप यहाँ से बेस करंट मालूम करना चाहें तो बीटा DC को इधर डिवाइड कर दें, तो IB इज़ इक्वल टू IE ओवर बीटा DC। तो आप यहाँ पर IE ओवर बीटा DC और बीटा DC को आप न्यूमिनेटर में शिफ्ट कर दें, तो ये है बेस की इंटरनल रेजिस्टेंस बीटा DC इंटू VB ओवर IE। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इजीली किसी भी वोल्टेज डिवाइडर बाइस कॉन्फ़िगरेशन के सर्किट को एनालाइज कर सकते हैं। जस्ट आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं कि सबसे पहला काम है VB मालूम करें, नेक्स्ट स्टेप है VE मालूम करें, VE को इस्तेमाल करते हुए IE मालूम करें, IE और IC बराबर हैं, VC मालूम करें और फिर VCE मालूम करें। तो इस तरह से आप वोल्टेज डिवाइडर बाय सर्किट को इजीली जो है वो एनालाइज कर सकते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।